अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रोब क्लासरा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आलमी बिरादरी के उन खदशात की जो हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से किए जाते हैं कि हमारे एटमी असासे महफूज हाथों में नहीं हैं। कल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिनमें इन खदशात की तरदीद की गई। आखिर आलमी बिरादरी की नज़र हमारे एटमी असासों पर क्यों है और दुनिया इस दौड़ में शामिल क्यों होना चाहती है? एटमी असासे और हथियारों की ये दौड़ इस दुनिया को आखिर कहां लेकर जा रही है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के मामले पर 9 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस APC तलब की है, APC को बुलाया है और इस बार इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात की जो शर्त थी वो भी मंजूर कर ली गई है। इससे पहले भी बारहा APC का इनेकाद होता रहा है, लेकिन क्या APC से कभी मुल्की मसाइल के हवाले से मतलूबा नताइज हासिल किए जा सके हैं, जो इस बार भी APC बुलाना नागुज़ीर हो चुका था? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आज यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी बहुत अहम है और आज का दिन हमारे कौमों, हमारी जवानों, हमारे शहीदों के लिए बाइस फ़ख्र है। ये दिन बहादुरी, हिम्मत और शुजाअत जैसे जज्बों की याद को ताज़ा करने के लिए है, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दोचार किया था। इस हवाले से कुछ यादें भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सी आम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजिया, हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, एक अरसे से अब इनखला होना है। तो आज मैं खबर एक देख रहा था कि वहाँ के एक बड़े इंपॉर्टेंट जो जनरल थे, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस के हेड थे, वो गुज़श्ता दिनों बाहर मुल्की दौरे पे थे, तो वो दाएं बाएं हो गए और डेनमार्क में पॉलिटिकल असाइलम ले रहे हैं। तो ये क्या दुनिया अनफोल्ड करेगी। और साथ में आज आपको फिगर्स दूंगा कि वो जो अब 3.5 लाख की अफगान आर्मी बनाई गई है, उसमें से डिजर्शंस कितनी हो रही हैं और कितनी परसेंटेज हर महीने वहाँ से निकल जाती है। तो वो क्या दुनिया है जो तुलू होगी हमारे हमसाये में, और वो क्या, और यानी ये जो एडवेंचर हमने किया था अमेरिका, और ये किस सम्त में हमें लेके जाएगा। और ज़ाहिर है हम ये इलाके हम अपने हमसायों से अलग तो नहीं हो सकते, तो इसकी हमारे ऊपर क्या रेपरकशंस होंगे, इस पे बात करेंगे। और फिर साथ कल की स्टोरी की बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक फॉलोअप है, G20 में क्या हुआ कल, ठन गई बाकायदा, और बाकायदा बेइज्जती कर दी UK की प्यूटन के एक जो एड हैं उन्होंने, और ये कह दिया कि बरतानिया क्या है, एक गैर अहम सा जजीरा जिसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वहाँ पे शाम के मामले में ठनी हुई है, मगर इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग तफसीलात देंगे कि ये केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल की वो बात कर रहे हैं, ये किसने इस्तेमाल किया, इसमें सऊदी अरब के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनका क्या था। और इसको ज़ाहिर मैंने जोड़ा इसलिए है कि ये तो माशाल्लाह ठीक कर ही दिया अफगानिस्तान हमने मिलजुल के, अब सीरिया ठीक करने जा रहे हैं। तो ये क्या कहानी है, इस पर बात करें। ठीक है, क्लासेस आपके पास चलते हैं। क्लासेस साहब, आपके पास क्या कहानी है आज? जी शायद 2 स्टोरीज हैं आज। एक कुछ अर्सा पहले एक स्कैंडल सामने आया था, यहाँ पे FBR में कुछ अफसरान थे जिन्होंने मिला के या मुका कर, लोगों को मुका के टर्म ज़्यादा समझ आती है, मुका के कोई उन्होंने 3.7 बिलियन रुपीज़ का रिफ़ंड किया था। 170 यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन हैं या हमारी पार्टीज थी, तो जिनको 3.7 बिलियन रुपीज़ के गैर कानूनी तौर पर रिफ़ंड किए गए थे। उसकी अब एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि FBR ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग दी है, किन को मुलज़िम ठहराया और किन को नहीं ठहराया। तो आज आपके साथ वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शेयर करेंगे कि रिफ़ंड के नाम पर जो बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा, उसकी क्या डिटेल्स हैं। एक और बड़ी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आम लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होगी कि कभी पोस्ट ऑफिस जो था हमारा सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल एक हमारा इंस्टीट्यूशन होता था, लोग ख़त लिखते थे, सेविंग स्कीम करते थे और ख़तों का इंतज़ार किया जाता था या डाके का। आज हम आपको बताएंगे कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो है, इसने एक भी धेले का प्रॉफिट नहीं कमाया और इस वक्त कितने ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ के घाटे में जा रहा है। और हुकूमत के एक फ़ैसले की वजह से इस पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के क्या हशर हुआ है, वो फैसला भी आपको बताएंगे और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस पोस्ट ऑफिस का जिस खत का हम इंतजार करते थे, तो उस खत डिलीवर करने वाले डाके के साथ क्या क्या मत गुजर गई है। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं
आलमी बरादरी के उन खदशात की जो हमारे एटमी प्रोग्राम पर किए जाते हैं। कोशिश करेंगे कि हमारे जो एटमी साइंसदान, हमारे एटमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर सकें कि आखिर दुनिया इस दौड़ में शामिल क्यों होना चाहती है और ख़ास तौर पर हमारे एटमी असासे जो हैं, हमारे एटमी प्रोग्राम पर दुनिया नज़र क्यों रखे हुए हैं। क्लास साहब, सबसे पहले मैं इस पर आपका टेक लेना चाहूँगी। आए दिन हम ये खबरें पढ़ते रहते हैं कि आलमी बरादरी हमारे एटमी असासों पर खदशात का इजहार कर रही है और हम हमेशा इस बात को बारहा उनको यकीन दहानी कराते रहते हैं कि हमारे एटमी असासे महफूज हैं। क्यों दुनिया को हमारे एटमी प्रोग्राम पर खदशात हैं? आखिर ये शादिया को थोड़ी सी गुस्ताखी की इजाजत हो तो सच बोल लेते हैं। बिल्कुल, बोलिए बोलिए, हमारा प्रोग्राम है सच बोलने के लिए। क्लास साहब, जिस मुल्क के GHQ पे कब्जा हो जाए 3 दिन के लिए, जिस मुल्क का यहाँ कामरा बेस आपका अटैक हो जाए, नेवल बेसिस आपके अटैक हो जाए, जिसकी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के दफातर को उड़ा दिया जाए, उसके बाद 250 बंदा जेल से फरार करा लिया जाए और वो 4 घंटे ऑपरेशन करते रहे डेरा इस्माइल खां में, जहाँ के वजीरों पे अटैक हूँ, 40,000 बंदा जिस मुल्क में मारा जाए, अभी तक जिस मुल्क में फैसला होना बाकी हो को ये दहशतगर्दी की जंग ये हमारी है या किसी और की है, और रोज़ाना हम उस पर बैठे डिबेट कर रहे हों, और अभी APC जिसकी अभी आप थोड़ी देर में प्रोग्राम करने वाली हो, और पूरी कौम ने अभी बैठ कर डिस्कशन करनी है, 50,000 बंदा मरवाने के बाद भी डिस्कशन करनी है कि हमने क्या करना है। तो माजरत के साथ उसके बाद हम ये उनसे मुल्कों को ये कह सकते हैं कि हमारे एसेट भी महफूज हैं, यहाँ पे हम भी महफूज हैं, लोग भी महफूज हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन रेज ना करें। एक बात जहन में रखें, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट है, दुनिया भर की मैं बात करूं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात हो रही, ये कोई ड्राइंग रूम में रखा हुआ कोई वो नहीं है कि ये गुलदान नहीं है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी और हम कर लेंगे। ये दुनिया भर के इनको अब एक तरह का एसेट समझा जाता है। किसी भी मुल्क की अगर सेफ्टी वहाँ पे उसमें वीकनेसेस होंगी, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम लगेंगे, दुनिया में कंसर्न का इजहार किया जाएगा। शाम पे क्यों अटैक हो रहा है, महज एक रीज़न बनाई गई है कि उन्होंने केमिकल वेपन्स यूज़ किए हैं और वहाँ 1400 सिविलियन मारे गए हैं, उसकी वजह से पूरे का पूरे मुल्क पे अटैक हो रहा है। इससे पहले हम सद्दाम हुसैन को देख लें, चाहे बाद में झूठ भी निकला, बेसिस तो वही बनाई गई थी कि उनके पास भी उनके पास ये वेपन्स ऑफ मास, ये डिस्ट्रक्शन है। इसलिए हमारा बैठ के एक तो अच्छा काम किया है कि इस वक्त जब ये शाम पे वो अटैक करने जा रहे हैं और न्यूक्लियर या उनके केमिकल वेपन्स को ही उन्होंने बुनियाद बनाया, एक अच्छी चीज़ की कि हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ने बैठ के इसको रिविजिट किया है, रिव्यू किया है तमाम मामलात को। लेकिन ये हम ये कहना कि ये क्यों दुनिया की बिरादरी हम पे ट्रस्ट नहीं करती, तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई 1000 रीजंस हैं और जिनमें बहुत सारी जस्टिफाइड भी हो सकती हैं कि हमें दुनिया को एतमाद में लेना होगा कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियर है एसेट्स हैं वो सेफ हैं, और क्यों सेफ हैं उनको एश्योरेंसेस आपको देनी पड़ेंगी। आप किसी आइसोलेशन में नहीं रहते, आप किसी जजीरे पे नहीं रहते, आप जजीरे पे नहीं रहते, आपको एतमाद देना होगा दुनिया को। बिल्कुल, एक तो मेरे ख्याल में एतमाद में इसलिए नहीं, मैंने कल भी अर्ज किया था कि उनका जो अपना मीडिया है वो हमें कहता है जी हमारा उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल डिसीट का है, बामी धोखाधड़ी का है। मगर मैं एक और हवाले से बात करता हूँ। एक थ्योरी की आजकल बड़ी बात हो रही है इंटरनेशनल प्रेस में, कंट्रोल्ड केओस। अमेरिका केओस क्रिएट कर रहा है मुल्कों में। किस तरह की केओस क्रिएट किया? अफगानिस्तान में चलो तालिबान की हुकूमत थी जिसकी ये भी अमेरिकनों ने बनवाई थी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, जिसमें और हमारे सियासी लीडरों का नाम भी आता है। तो अब उसके बाद 9/11 हुआ और आपने कारपेट बमिंग शुरू कर दी हमारे साथ। आप हमारे हमसाये में आके करके बम्बे 1-2 स्टेट्स को कर देंगे डिस्टेबलाइज और हम स्टेबल रहेंगे। तो भाई हम आइसोलेशन में रहते हैं। अब आप सीरिया में घुस के चले गए हैं और दुनिया चीख रही है कि भाई वहां कोई केमिकल वेपन नहीं है। इराक में कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन निकले, मुंह छुपाता फिरता है टोनी ब्लेयर, आते नहीं है, साफियों के जवाब नहीं दे सकते। अभी अगले दिन ही बेइज्जत हुए हैं मोहतरम डेविड कैमरन, उनकी अपनी पार्लियामेंट ने कहा है कि नहीं भाई हम, उनके अपने 30 जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोट नहीं दिया। का बात यह है कि हम जब पॉलिसियां ठीक कहते हैं क्लासर साहब, मैं इत्तेफाक करता हूं, हम अमेरिका के साए के तले पॉलिसीज बनाते रहे अपनी, कोल्ड वार में हम एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने आज हम। और एक और बात मैं ये जरूर कह दूं, ये जो अब क्यों मुल्क जो है वो उनको वेपन चाहिए, जहां न्यूक्लियर वेपन नहीं होता वहां ये घुस जाते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपकी, इराक में नहीं थे चले गए, सीरिया में नहीं है, नॉर्थ कोरिया में थे और उसने कहा कि हाँ मेरे पास है। उसने ये बयान दिया, उनका जो किम इल सुंग है वो उसका जो बेटा है, उसने कहा कि मैं आपका जो ईस्टर्न है कोस्ट उसको हिट कर दूंगा, मैं आपके वेस्टर्न कोस्ट मेरा बम वहां पहुंच सकता है। ईरान के पीछे वहां नहीं गए। अब बात यह है कि ईरान जो कहता है ना जी मैं एनर्जी के लिए बम बना रहा हूं, एनर्जी वो तो तेल पे तैर रहा है। बात यह है कि मुल्कों में अपनी सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हैं, एक खौफ फैला दिया इन्होंने कि आपके पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा तो हम आ रहे हैं आप पर अटैक कर देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद वापस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे एटमी हीरो, एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम शाजी। डॉक्टर साहब, हम बात करें प्रोग्राम में दुनिया के खदशात के हवाले से जो हमारे एटमी असासे हमारे एटमी प्रोग्राम पर किए जाते हैं। क्लासेस साहब की भी आपने बात सुनी होगी कि जहां हमारा GHQ महफूज ना हो, जहां हमारे एयर बेसिस जो हैं वो महफूज ना हो, तो ये एटमी असासे कैसे महफूज रह सकते हैं? दूसरा, आप ये बताइएगा कि दुनिया में एटमी हथियारों की जो दौड़ है वो इतनी नागुज़ीर हो क्यों चुकी है? देखिए, क्लासा साहब के क्लासा साहब के होती हो, काई साहब के होती हो, कोई दूसरा इससे ज्यादा बेहतर बयान कर सकता है? नहीं इनको इतनी मालूमात नहीं जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं और आप सबको बतला रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। जी। और जिन्होंने कहा कुछ सही भी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, एटमी हथियार जो है, कि अव्वल तो ये कि इनको कोई चुरा नहीं सकता, उठाकर नहीं ले जा सकता। ये ऐसी चीज नहीं है कि जी बाजार में मिठाई बनी रखी हुई है आप उठा के ले जाएं, या GHQ में बंदूक रखी हुई ले जाएं। देखिए, GHQ पे हमला या कहीं और जगह हमला है वो तो मामूली चीज़ है, चलो किसी आदमी को मार दिया, कोई चीज़ रखी हुई है उसको ट्राई कर दिया। न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा चीज़ें होती हैं। ये अलग-अलग इनके पौधे रखे जाते हैं और इनको बाद में जोड़ा जाता है, तो इसको ना ही कोई उठा कर ले जा सकता और ना ही बना सकता जब तक कि पूरी चीज़ ना हो। और उसके लिए बहुत ट्रेन लोग होते हैं, साइंटिस्ट और इंजीनियर, जिनको महीनों ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह उनको जोड़ा जाता है। तो ये जो आम ख्याल है लोगों का और हमारे ऊपर शकू करना, वो सही नहीं है, क्योंकि उनको हकायक का इल्म नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल भी आसानी से ना ही जोड़ी जा सकती हैं और ना ही इकट्ठी की जा सकती हैं। एक तो बात डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि एक न्यूक्लियर एक खौफ पैदा हो गया है, खास तौर पे ये जो आलमी ताकतें जहां मर्जी घुस जाती हैं, UN से भी नहीं पूछते। अभी भी वो कह रहे हैं UN भी अगर ना करे, कांग्रेस जो है वो भी अप्रूव ना करे तो सीरिया पे हम अटैक कर देंगे। तो ये इस खौफ के बायस भी क्या इस दौड़ में इजाफा होगा? सुना है टर्की इसके पीछे है और मुल्क भी हैं, इवन सऊदी अरेबिया भी चाह रहा है, तो इस पे जरा कमेंट करेंगे आप? जी, आप काई साहब आपने बहुत सही फरमाया। बात यही है कि आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया कितना छोटा सा मुल्क है और उसके ऊपर तो इनकी जरूरत नहीं होती कि कोई हमला वगैरह करें। और इराक इतना बड़ा मुल्क था और उसको इन्होंने तबाह कर दिया, और उसकी पूरी सखावत वगैरह है और कितना मालदार मुल्क था उसको फकीर बना दिया। इस तरह लीबिया को तबाह कर दिया और वहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही और ना ही इराक में आ रही इतने अरसे के बाद। और झूठी खबरें लगा के वही झूठी खबरें अब ये शाम पर लगा रहे हैं। देखिए, शाम का जो है वो मसला ये नहीं है कि केमिकल वेपन ही वो इन्होंने खुद ही इस्तेमाल किए, इन्होंने खुद ही सप्लाई किए, खुद ही 2-4 रॉकेट फेंकवा दिए हैं एक बहाना ढूंढने के लिए, जिस तरह इराक के लिए झूठे बयानात किए थे और हमले किए थे। तो सवाल ही पे नहीं होता कि शाम का। डॉक्टर साहब, जी सर। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा था टाइम, क्योंकि मैं चाह रहा था आपसे मैक्सिमम बात हो जाए चीज़ें। आपने कहा कि न्यूक्लियर एसिड्स जो होते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको बाकी आप ठीक कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन आपको याद होगा पाकिस्तान के बहुत सारे एटमी साइंसदान थे जो आपकी टीम में भी शामिल थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था बाकायदा इन इल्ज़ामात पे कि उन्होंने जाकर उसामा बिन लादेन से मुलाकातें की थी और अफगानिस्तान में उनका आना जाना था। जब हमारे साइंटिस्ट पे ये इल्ज़ामात लगेंगे तो आप फिर भी समझते हैं कि हम सिक्योर हैं, सेफ़ हैं और इस तरह की मुलाकातों के बाद दुनिया में कोई शक व शकूक पैदा नहीं होंगे हमारे खिलाफ? खिलासा भाई, बात यह है कि हमारे लोग खुद ही अपने आप लोगों को बदनाम करते हैं। हक़ाइक़ जो थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हक़ाइक़ बयान की जाए तो बहुत सौ के कपड़े उतर जाएं। मुल्क की भलाई की खातिर और मुल्क की हिफाजत की खातिर वो हक़ाइक़ बयान नहीं किए गए और लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। वरना जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कुछ चीज़ें हैं, दूसरी है कि इस किस्म की चीज़ जो है वो थोड़ी सी मालूमात तो आप किसी को दे सकते हैं कि कोई प्रोग्राम किस तरह शुरू कर सकते हैं। वो मालूमात ये नहीं होती कि जी के उठा के आपको बम किस तरह बना सकते हो, बम बना लीजिए। उसके लिए जो चीज़ें होती हैं उसके लिए तो आपको खुद ही तमाम फैसिलिटीज़ लगाना पड़ती हैं। आपको सिर्फ एक हिदायत दे सकता है कोई, अगर कोई आपकी मदद करना चाहे कि जी आप अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार करें तो आप डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट सामने आई थी हमारी, डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट सामने आई थी, हमारे साइंसदानों के राब्ते हैं, अफगानिस्तान आना जाना है और उस नेटवर्क से मिलना जुलना है, तो आप समझते हैं झूठी रिपोर्टें थी, जो गिरफ्तारियां की गई थी, गलत गिरफ्तारियां की गई थी। इस तरह की मुलाकातें आपका ख्याल है ये साइंसदानों को करनी चाहिए जिन पे इस तरह दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हों या दुनिया भर में जिनको मैं उनकी बात कर, उसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ, जो आप समझते हैं कि साइंटिस्ट के बारे में ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो उन्हें मिलना चाहिए? वो तो देखिए सोशल काम हो रहा था और उनको पता है कि वो सोशल काम होता है। वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगा रहे थे सोशल काम की और इनको पता भी लग गया और कोई इस किस्म का सबूत नहीं मिला
लेकिन जब आप झूठ बोलना चाहें और इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोलना चाहें और दुनिया की मशीनरी आपके पास हो तो आप इल्जाम लगाए जाएं। मतलब ये कि मेरे ऊपर एक हिंदुस्तानी ने लिख दिया मॉनिटरी इंस्टीट्यूट का, तो जी डॉक्टर साहब 13 मरतबा नॉर्थ कोरिया गए, हालांकि हम ऑफिशियल गए, दो मरतबा गए, किसी से छुप के नहीं गए थे, सरकारी तौर पर गए थे और 2 मरतबा मैं गया हूँ। मैंने कहा भी है, सरकारी रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, लेकिन उसने कह दिया कि जी डॉक्टर साहब 13 मरतबा गए हैं और डॉक्टर साहब का KSPNC पे एक बहुत बड़ा विला है, महल है। डॉक्टर साहब आपको लगता है आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है कि जो आपके नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें दुनिया भर में फैली कि शायद हमने नॉर्थ कोरिया, लिबिया, ईरान वगैरह को चीज़ें हमने यहाँ से फ़रोख्त थी, उसके बाद ही हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे क्वेश्चन पैदा होना शुरू हुए थे, या आप समझते हैं वो भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जब किसी को पकड़ना चाहे, वो जो कहावत है ना, आप तो माशाल्लाह माहिर हैं और दुनिया भर के हालात पे नजर रखते हैं, वो जो कहावत है कि whoever wants to beat a dog can always find a stick। तो जिस किसी मुल्क पर इल्जाम लगाना हो, जिसको जकड़ना हो, उसके ऊपर आप भौचाल कर दीजिए। प्रेस उनका है, इंटरनेशनल मीडिया उनका है, अखबारात उनके हैं। जब एक शख्स झूठ बोलता है, ब्लेयर झूठ बोलता है, तो पूरा इंग्लैंड झूठ बोलता है, और जब ओबामा झूठ बोलता है तो पूरा अमेरिका झूठ बोलता है। तो जो लगाए चले जाते हैं, और हमारे यहाँ वाले जो हैं ना तो इसकी सही तरीके से तरदीद करते हैं। डॉक्टर साहब दुनिया भर में होता है, मदद करते हैं। डॉक्टर साहब ये दुनिया भर में होता है कि इस तरह का हाई प्रोफाइल, जैसे एक हाई प्रोफाइल एक साइंटिस्ट हैं, जो रेयर चीज़ होती है दुनिया भर में, तो आप समझते नहीं है कि अगर आप पे चीज़ें गलत लगी हैं तो आपको कोई इसका कभी आपने काउंटर किया, आपने कभी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखने का कोई प्लान है आपका, ताकि दुनिया को पता चले या पाकिस्तान के लोगों को पता चले एटलीस्ट आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? कभी आपने डिटेल को इस पे अकाउंट खुद लिखा है या लिखने का कोई प्लान है आपका? वो तो क्लासर भाई हम बता सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन देखिए बात जो है वो कभी हकीकत और मुल्क के ऊपर बात आ जाती है कि जी कौन कौन इन्वॉल्व था और किसने क्या क्या हिस्सा लिया और किसकी मर्जी से हुआ या नहीं हुआ, कौन सी बात झूठ है और कौन सी बात सही है। और फिर ये एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आपको अदलिया का इल्म है, यहाँ पे अदलिया से उठा के कहलवा दीजिए कि आप इस मौजूद पे कुछ बोल ही नहीं सकते, तो दूसरे तो बोलते रहे, सुबह से शाम तक लिखते रहे, यहाँ से जाके अमेरिकन थिंक टैंकों में काम करते रहे और किताबें लिखते रहे हमारे प्रोग्राम के बारे में। ये तो बात आप डॉक्टर साहब अक्सर कहते रहते हैं कि आपको मजबूर किया गया था जनाब मुशर्रफ के दौर में कि आप मुल्क के मफाद में वो चुप रहे, और चुप रहे, आपने आके टेलीविजन पे भी सारी बातें वो जो थी कह दी। आपको रिग्रेट्स फील होता है कि आप भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी की तरह स्टैंड ले लेते और कह देते मुझे जेल में डालना है, प्रोसिक्यूट करना है, आप कर लें, मैं तो गलत बात नहीं करूंगा, अगर मैंने मुल्क के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया तो मैं तो नहीं करूँ। आपको रिग्रेट्स फील होते हैं कि आपको उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था और कन्फेशनल स्टेटमेंट टीवी पे नहीं पढ़ना चाहिए था? जी हाँ, मुझे ये ख्याल होता है कि मुझसे जो झूठे वादे किए गए थे, तो मुल्क की भलाई में आप कह दीजिए और आप हमारे हीरो रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा और आपके यही स्टेटस रहेगा और रिहेबिटेट रहेंगे, ये वो सब झूठा निकला। सिर्फ मुल्क की भलाई के लिए मैंने, क्योंकि उस वक्त जो अच्छे दोस्त थे उनसे बात की थी और सबने ये कहा जी अगर आपको इस पे रिग्रेट्स हैं डॉक्टर साहब, आपको उस पे रिग्रेट्स है कि आपको वो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट उनके कहने पे नहीं पढ़ना चाहिए था, इस पे रिग्रेट्स हैं आपको? मुझे इसलिए बाद में रिग्रेट हुआ कि ये झूठ बोले, इन्होंने झूठे वादे किए इस लेवल पर होकर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पूरी कौम की नज़र में हीरो हैं और हमेशा हीरो रहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से जो पाकिस्तान है वो एटमी प्रोग्राम जो है हमारे हाथों में है और दुनिया की कोई भी जो मैली नज़र है हमारी तरफ मैं आप बस इतना ही कमेंट कर सकता हूँ, ये बात बिल्कुल उन्होंने सही की कि जो जब उन्होंने कोई प्रीटेक्स्ट बनाना होता है वेस्ट वालों ने, रीजंस ढूंढते हैं। अब जिस तरह सीरिया में कर रहे हैं, यानी सारे प्रीटेक्स्ट, अभी जो पार्लिमान है जिसने सीरिया पे यूके की पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे जंग में, वो इसलिए कि वो जो इराक के हवाले से झूठ बोले गए थे। तो दुनिया में होता है ऐसे। बहरहाल उन्होंने आगे बढ़ते हैं, क्लास साहब आगे बढ़ते हैं, वक्त कम रह गया, खबरें हमें बहुत सी डिस्कस करनी है। 9 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो ऐलान किया गया, इस बार इमरान खान की ये शर्त मंजूर कर ली गई है कि इस कॉन्फ्रेंस से पहले आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात कराई जाए। क्या समझते हैं क्यों जरूरी थी ये मुलाकात? पहले भी इसी उनकी शर्त की वजह से थी जो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी थी। वैसे इस पे हमने कल परसों भी इस पे बात की है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ये किस चीज का नाम है, कौन सी चिड़िया है? और इस पे नजीर नाजी साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल 2 दिन पहले लिखा था, ये कि एपीसी क्या चीज है। कि भाई पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज बैठे, इमरान खान साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, मौलाना, हु इज हु जो नहीं बैठा, ये क्या तरीका? अच्छा, अगली बात यह कि क्या ये 9 जो हेड्स ऑफ स्टेट पार्टीज बैठे हैं ये ज्यादा पेट्रियाटिक हैं, ये ज्यादा समझदार हैं, और बाकी जो आपका 342 का क्राउड हमने जमा किया हुआ है वो इस
काबिल नहीं है कि उनको ब्रीफ किया जाए या उनको एतमाद में लिया जाए। ये किस तरह की चीज़ है? इससे आप इन पार्टीज में स्टाइल देखे गवर्नेंस को ये कैसे करना चाह रहे हैं कि मैं तो मुबल बताऊं, मैं तो उस मीटिंग में बैठूंगा, मुझे अलहदा तरीके से 8 बंदों को ब्रीफिंग दी जाए, आर्मी चीफ भी दे, DGISI भी दे, दूसरे सिक्योरिटी के इदारे भी दे, बाकी जो 342 बैठे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं, उनको भी तो देना। फिर आपने करने इन कैमरा सेशन बुला लें और आपने पहले भी इन सेशन इन कैमरा सेशंस के सबको ब्रीफ करें। ये मेरा ख्याल है आप महज डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अगेन इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। माजी में भी हमने देखे हैं कि APC में जाते हैं, एक हाई प्रोफाइल केस होता है, मेरे जैसे कैमरे यहाँ पे अपने कंधे पे रख के हम वज़ीर आज़म हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं, कवरेज शुरू हो जाते हैं, बला बला बला, और पता ये चलता है वो वहां पे ये कुछ और कहते हैं, बाहर निकल के वो कुछ और बयान देना शुरू कर देते हैं। ये एक्शन भी हो चुका है। खुदा के लिए कुछ एक्शन करें, कुछ एक्शन करें। आप भी मुझे ना फिर मजबूर कर देते हैं कि मैं कोई ना कोई आपको वाकया सुनाऊं। वो वाकया जो बेचारा एक आम बेच रहा था, खांचा फरोश, तो किसी ने कहा ये कितने के हैं, उसने कहा सब डाल दो। उसने कहा सब डाल दूं तो बाकी के दिन मैं क्या करूंगा? भाई कोई काम तो इन्हें करने दें, APC होने दें खुदारा। मगर देखें कोई और काम हो ना हो, मगर एक बात मैं जो शुरू में भूल गया था कि कल जो हमने स्टोरी की थी क्लासरा साहब, APC से तो कुछ निकले ना निकले, मगर वो CM साहब ने एक्शन ले लिया और वो जो 2 माजूर लोग थे आज उन्हें बुला लिया है और उनकी नौकरी का हो जाएगा, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। APC से तो कुछ होगा या नहीं होगा, मगर ये काम ही चले होते हैं। प्रोग्राम इश्यूज हम उठाते हैं, इनसे कुछ ना कुछ जरूर बाकी क्लास साहब क्या करें? पूरा दिन होता है, 8 घंटे में आपने क्या करना है? बिजली आपने देनी है 2018 में, वो भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। कराची में इतना हाउ था, वो अमन अमान कायम हो गया। अब रहेगी पीछे सिक्योरिटी, तो उस पर भी कुछ काम हो लेने दे खुदा। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्लासेस साहब हमें बताएंगे कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का हशर कैसे हुआ और इसमें क्या फैसला किया गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी से कॉलर हैं सनाउल्लाह। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम सनाउल्लाह भुट्टा है, मैं रावलपिंडी से कर रहा हूँ। जी बोलिए। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और इसका जो ये खबर ये है, ये इसकी बजाय इसका नाम होना चाहिए निदाए हक। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह रऊफ कलासरा साहब के आने से जो इस प्रोग्राम में नूह सास की लड़ाई होती थी वो खत्म हो गई है और अब ये माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा बन गया है। और दूसरी मेरी एक मैंने लेटर भी लिखे हैं और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि आप एक अफ्तर रोजा जो दुनिया अखबार है आपकी, उसके अंदर ये पूरा जो रऊफ कलासरा साहब की जितनी रिपोर्टें होती हैं या आपके टीवी पे दूसरी जो रिपोर्टें चलती हैं, वो हफ्ते को एक मैगजीन की शक्ल में शाया होनी चाहिए ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। ये इतनी मेहनत और अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया क्लास साहब, इस सजेशन को जरूर आगे लेके बढ़ा जाएगा। साहब की स्टोरीज जो है सारी वैसे दुनिया में छपती लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हफ्ते के आखिर में एक मुकम्मल मैगजीन में एडिशन छपा जाए जितने भी क्लासेस आपने हफ्ते की सारी स्टोरीज दी होती हैं। क्लास साहब इस पर जरूर गौर किया जाएगा। अच्छा क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। कल सदर जरदारी के एजाज में जोहराना दिया गया। कल उन्होंने कहा कि वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में काम करने को भी तैयार है। हमारे पास वक्त नहीं था, वो तकरीर हम जरूर निकालते जो जरदारी साहब ने पहले कहा था कि अगर मौलवी नवाज शरीफ को मुझसे सियासत सीखनी है तो वो सीख लें। तो अब एकदम इनका मैचअप, एकदम इनका मिलाप, ये कैसे क्या सियासत है? ये शाहजिया बड़ा इंटरेस्टिंग सा कल काम हुआ है और इससे सियासतदानों की खूबी देखें, फ्लेक्सिबिलिटी देखें, कितने थिक स्किन होते हैं कि कुछ दिन पहले इन्होंने तकरीर फरमाई थी जिसमें जो बात आप कोट कर रहे हैं और बड़ा इन्होंने गरूर से सदर साहब का उस वक्त आपका हाइट पे थे अपने ये तकब्बुर के, उन्होंने कहा जी कि इनको सियासत कहाँ पे आती है, मौलवी नवाज शरीफ को सियासत सीखनी है तो मुझसे सीखें। और कल फरमा रहे थे बड़े हम्बल तरीके से, यूं जनरल जा की तरह ये सीने पे हाथ रख के कि जनाब हम आपकी क़यादत में काम करने को तैयार हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, 5 सालों तक आपकी हुकूमत को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने भी जवाबा गज़ल के तौर पर जो फिक्रे उनकी शान में कहे हैं वो भी अपनी जगह एक क्लासिक एक ट्रीट थी जो हमने वहाँ पर देखी है कल।
इसी चीज़ से पाकिस्तान के लोग इन सियासतदानों को झूठा समझते हैं, इनको गलत समझते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं करते। और कल मैं एक प्रोग्राम भी देख रहा था, उसमें भी उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं कि आपने महज 3 महीने पहले, इलेक्शन से पहले, इन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, उन्होंने इनके बारे में क्या फरमाया हुआ है। हमें कोई एतराज़ नहीं सियासत में। अच्छा, फिर हमें कहा जाता है, जो हम भी एडवोकेट करते हैं, कि सियासत में सब चलता है जी, हरफ आखिर कोई नहीं होता, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त। भाई आपको ये बातें सूट करती हूँ कि आपकी जो आवाम है वो इन बातों को नहीं डाइजेस्ट कर सकती, वो नहीं समझ सकती कि कल तो आपने एक दूसरे को ये यहाँ तक कहा हुआ है, अब कहते हैं यार मेरे लीडर हैं और मैं आपका बड़ा कैल हूँ। और कल खानों की बातें बता रहे थे नवाज शरीफ साहब कि हम गए तो बड़े हमें अच्छे खाने खिलाए, बड़ा वार्म वेलकम किया। ठीक है, वो चीज़ें रखे। खौफ है कि जरदारी साहब पे, अब देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब उस पर कितना अमल करते हैं नहीं करते। इन पे खौफ है कि आज के बाद इन पे 11 केसेस जो हैं वो खुल जाएंगे। ये समझ रहे थे खुर्शीद शाह साहब के साथ मिलके, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलके, हम चेयरमैन नैब नहीं लगाएंगे, हम टालते रहेंगे। उसका नतीजा ये होगा, जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं होगा आप उनके केसेस नहीं खोल सकते। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि 13 सितंबर तक नया चेयरमैन लगाएं, सो वो भी नहीं बच सकते। सो जरदारी साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के कदमों में बैठ चुके हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये उनका नया एक सियासी हथियार है, एक नया सियासी वार है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपना लीडर बना दिया है। उस मकतब स्कूल में वो दाखिल हो गए जिसके वो हेडमास्टर जो है ना अब नवाज शरीफ साहब हैं। सो जरदारी साहब की एक और सियासी चाल है मुकदमा से बचने के लिए। तो यही कह सकते हैं 5 साल उन्होंने चलने दिया, 5 साल ये भी चलने देंगे। चलने दें, जमहूरियत को चलने दें, लेकिन एक दूसरे की करप्शन को कवर न दें। अब नवाज शरीफ साहब पे भी तो केसेस हैं, अब करप्शन कवर करना चाहते हैं, जरदारी साहब अपने करना चाहते हैं। देखें बात यह है कि जब से पीपल्स पार्टी ने अपनी एक जो असास या नजरियात को जो है वो पसे पुष्ट डाला है, तो मेरे ख्याल में एक ही पेज पे हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर जरदारी साहब ने आज ये कह दिया कि हम, तो ये बात अमली तौर पे तो हो चुकी है 1980 से लेके आज तक। देखें, हम असल बात करते हैं कि जहां पे असल इंसान की डेस्टिनी डिसाइड होनी है वो है आपका बजट, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और वो आपकी प्लानिंग है। वो जियाउल हक साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद से लेके अब तक वो एक ही है कि वो करती है फैसिलिटेट जो रिच है एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर, या जो बाला तबकात है। तो वो तो चल ही रहा था। अब अमली तौर पे तो ये सिलसिला था ही। अगर उन्होंने जबानी तौर पे कह भी दिया है तो मेरे ख्याल में ठीक है, चल रहा है। लेकिन बात यह है कि अब पीपल्स पार्टी को अपनी शनाख्त का सफर शुरू करना होगा। जरदारी साहब ऑफिस से बाहर हैं, एक इनको मिल गया सिंध का सूबा, दैट्स गुड। लेकिन अब जो पीपल ये क्या कह रहे हैं कि लाहौर भी तशरीफ ला रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को किया जाए, ये भट्टू साहब के जरिए ही पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी रहेगी, खत्म भी नहीं होगी, यही ये जुड़ गई है इसकी डेस्टिनी। बात बताएं, बात बढ़ जाएगी काजी साहब, हालांकि हमने और भी स्टोरीज कवर करनी है। अगर आज जुल्फकार अली भुट्टो की जगह पे जरदारी साहब बैठ सकते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के जो आपके इतने बड़े बड़े टॉप के वो रहे हैं, तो उनकी जगह भुट्टो साहब क्यों नहीं बैठ सकते? मतलब है अगर जरदारी साहब मैंने उनके बैठने पे इतराज नहीं किया, भुट्टो साहब को, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने ये कहा कि क्या ये भट्टू साहब के जरिए इसको, मैंने भट्टू साहब के आने पे खुदा ना खास्ता मेरी जाती भी नियाजमंदी रही है तो वो आए तशरीफ ले आए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उनके जरिए अगर पार्टी को पंजाब में आपने करना है या क्या करना है, ये इट इज येट टू बी सीन। मैंने उनके आने पे इतराज नहीं किया। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। बड़ी अहम खबर है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का हशर जो था वो क्या हुआ, इस हवाले से कोई फैसला भी आना है, इस हवाले से डिटेल शेयर कीजिए। जी शाहजी, आपको पता है जैसे मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि एक डाकिए का आना बड़ा एक रोमांस होता था लोगों के लिए, घरों में, देहातों में पर्टिकुलर, इवन शहरों में भी एक बहुत बड़ा रोल होता था। डाकिए को देख के लोग इंतजार करते थे। फिल्मी गाने होते थे डाकिए के, अगर आपको याद हो, चिट्ठी वगैरह, ये गाने भी होते थे। वाह काजी साहब, बड़ा आपने खूब आपने याद दिलाया, और नूर जहां के बड़े इस पर मशहूर गाने भी हैं ये चिट्ठी के हवाले से। खैर, अब उसका कोई डाटा मेरे पास है, एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश हुई, तो वो रिपोर्ट में निकलवा के लाया हूँ यहाँ पे। उसमें जो ये फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं इसमें वो बड़े शॉकिंग फिगर हैं कि इसकी इनकम कितनी है और इसके खर्चे कितने हैं पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के। एक तो पहले बता दें कि ये लोगों की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान में 12,035 पोस्ट ऑफिस हैं, डाकखाने हैं, 12,035 डाकखाने हैं पाकिस्तान में, ऑल ओवर ये हमारे सूबों में, चारों सूबे हो गए, फेडरल हो गए, AGK वगैरह सारा। इसमें जो वो ये फिगर्स दे रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि पिछले इसमें 3 सालों में जो इनकी इनकम रही है, जो कमाया है इसने, वो तकरीबन इनका बनता है 24-25 बिलियन रुपीस इन्होंने कमाया है, इन्होंने जाके पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने। जो इनके एक्सपेंडिचर हैं, इनके खर्चे हैं, वो तकरीबन जाके
वो बनते हैं 32 अरब रुपए के करीब। अब वो ये बता रहे हैं पूरे तीनों सालों का मिला के कि इस वक्त पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को एनुअल 2 अरब रुपए का खसारे का सामना है, 2 बिलियन रुपीस के लॉस में चल रहा है। वो इदारा जो पिछले कई सालों से प्रॉफिट में था उसके बारे में ये कह रहे हैं 2 सालों से वो घाटे में चल रहा है, 3 सालों से 1 रुपया भी प्रॉफिट पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने नहीं कमाया। 12,035 जो पोस्ट ऑफिस है पाकिस्तान के वो खसारे में चल रहे हैं। उसकी वजह इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि हर साल हमें क्यों खसारा हो रहा है और किस वजह से हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। 3 साल पहले तक ये उसमें चल रहा था प्रॉफिट में। इसकी रीजन हो सकती है कि लोगों ने ईमेल शुरू कर दिए, वो नेटवर्क पे चले गए हैं, दूसरी चीज़ों पे चले गए हैं, अब ज़्यादा कम हो गया। लेकिन इसमें जो उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट में इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है, उन्होंने ये कहा है कि पहले जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, बूढ़ा है, बूढ़ी है, पेंशनर हैं या दूसरे तीसरे, वो अपना पैसा सेविंग में रखते थे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में, उनको सूट करता था। तो हुकूमत पाकिस्तान के पास कुछ प्राइवेट बैंकों ने अप्रोच किया कि ये आपने क्या यहाँ पे खाता खोला हुआ है, आपने 12,035 जो आपके डाकखाने हैं उनमें सेविंग स्कीमें आपने शुरू कर दी, लोगों को घर बैठे स्कीमों पे पैसा देना शुरू कर दिए। उन्होंने उस पर डेंट डलवाने के लिए जो उनका रेट था सेविंग का, वो कहते हैं 1.5% से कम करवा दिया, 0.5% पर लेके गए, जिसके बाद लोगों ने इसे ये पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाला और पैसे निकाल के उन्होंने शिफ्ट करने शुरू कर दिए बैंकों को, जो कि उनका मकसद था। सो वजारत खजाना का 2010 में किया गया फैसला, इन्होंने कहा कि सेविंग पे पैसे कम किए, उनको रिटर्न इनको आके कम करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपनी सेविंग भी कम कर दी और लोगों ने पैसा वहां से उठा के शिफ्ट कर दिया ये प्राइवेट बैंकों में। प्राइवेट बैंकों का तो मेरा एक सवाल ले लीजिए, ये इसको प्राइवेटाइज करने के लिए तो नहीं सब कुछ हो रहा। ये हमारे यहाँ है ना कि पहले इदारे को बर्बाद करो, फिर को हो चल नहीं पाया तो इसको बेच दो। और पूरी दुनिया में जिस तरह गार्जियन ने लिखा कि एक जो है एक मैसिव डकैती के नाम से उन्होंने कहा जी कि मैसिव थेफ्ट हुई है पूरी दुनिया में, तो ये वो सिलसिला तो नहीं है। आपने कहा साहब, आपको याद होगा बहुत बड़ी वहां पे अभी भी स्ट्राइक हो रही थी वहां पे, जिस दिन बल्कि ये वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी गए थे पिछले साल 2012 में गए थे वहाँ पे लंदन में, तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जारी थी मुलाजमीन की कि पाकिस्तान जैसे पोस्ट ऑफिस है बहुत बड़ी रेंज है, वहाँ यूके में भी एक बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल है, इसको भी प्राइवेटाइज करने की बार बार बातें वहाँ पे होती रहती हैं और वहाँ का भी वर्कर बाहर निकल आता है। वहाँ के लोग अभी भी इसी रोमांस में हैं कि डाकिया है, बाकायदा सर्वे हुआ था वहाँ पे, ये मैं ब्रिटेन की बात बता रहा हूँ, लोग अभी तक इसी रोमांस में हैं कि डाकिया आए उनको आके डाक डिलीवर करे। अभी भी वो इंटरनेट ये दूसरी चीजें अपनी जगह पे होंगी, कम्युनिकेशन के मीन्स हो गए, फोन आ गया, दूसरी अभी भी लोग पसंद करते हैं कि डाकिया बैल दे और आके उनके हाथ में उनके हाथ में लिफाफा थमा के जाए। सेम पाकिस्तान में ये बात आप ठीक कह रहे, 12,035 डाकखाने बहुत बड़ा नंबर है, इट्स ए ह्यूज नंबर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। वहां पे अब आप ये बता रहे हैं कि एनुअल लॉसेस जो है आपके 2 अरब रुपए से ज्यादा हर साल आपको नुकसान हो रहा है। और वो ये कहते हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि ल्यूक्रेटिव स्कीम उठा के बैंकों में इधर डलवा दी तो फिर आपने अपना सरकारी इदारा बर्बाद कर लिया। और उन्होंने ये कहा, इसमें लिखा है, उन्होंने कहा जी ये जो हमें ये नुकसान हो रहा है ये ईमेल की वजह से नहीं हो रहा, टेलीफोन की वजह से नहीं हो रहा, हमें कोई ये उसकी वजह से नहीं हो रहा, वाइबर की वजह से नहीं हो रहा, ऐप्स की वजह से नहीं हो रहा या ट्विटर की वजह से नहीं हो रहा, हमें नुकसान आपके फैसले की वजह से हो रहा है जो वजारत खजाना ने 2010 में किया था कि इनका जो इनकी सेविंग पे था। और ये जहन में रखें ये सेविंग कहाँ से आ रही थी, मोस्टली रूरल एरिया से आ रही थी। वहां का जो गरीब था, किसी ने 10 रुपए बचाया, किसी ने 1000 बचाया, 2000 20,000, वो जाके करीब अपने डाकखाने में सेविंग रख लेता था कि उसको कुछ महीने के पैसे मिल जाते थे, अपने पैसे भी सेव थे। आपने उसके अकाउंट पे डाका मारा है, आपने 1.5 से करके उसको 0.5% कर दिया है। बैंकों का तो बहुत बड़ा जो हमारे ये शहरों में बैठे हुए हैं ये बैंक्स हैं या मेरे जैसे आप जैसे हमारे जैसे बाबूज हैं, उनका तो फायदा हो गया है। देहाती एरियाज में जो कुछ सेविंग हो रही थी, कुछ पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा था नेशनल इकोनॉमी में, वो अब आपका टोटल का टोटल उड़ गया। 2 अरब रुपए का ये नुकसान है। 3 सालों से 1 रुपया भी नहीं कमाया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, उल्टा खसारे में चल रहा है। क्लासेस में मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल साहब की भी कुछ अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जी का साहब, ये 2 स्टोरीज हैं और मैं ऊपर चले ही करना चाहूँगा आज, इसलिए कि रिलेटेड भी हैं। अफगानिस्तान में इनखला की बात हो रही है।
तो मैंने एक स्टोरी देखी कि एक उनके बड़े अहम जर्नैल हैं जिनका नाम है जनरल सईद मोहम्मद रोशनदल, वो रोशनदाल या रोशनदल उनका नाम है। तो वो उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसके हेड थे और उनका बड़ा नाम नेटो और उनको बड़ा बड़ा डेकोरेटेड और बड़ा उनको तारीफ़ किया करते थे। रिसेंटली पता चला है कि वो किसी दौरे पे बाहर गए तो डेनमार्क में अब उनका इरादा है कि सियासी पनाह ले लेंगे। तो मैंने जब इसको और इसकी तफसील देखी तो ये जो फ़ौज बना रहे हैं यहाँ से जाने के बाद, तो उसमें 3.5 लाख की जो फ़ौज है उसमें एवरेज 3% डिफेक्शंस हो रही हैं, या तो लोग गायब हो जाते हैं या जो है वो मारे जाते हैं। तो वो ये अगर सालाना देखें तो 30% फ़ौज सालाना ख़त्म हो रही। तो ये वो दुनिया है जो अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं। और रिसेंटली कल एक और बड़ा वाक़या हुआ जिसमें एक इंडियन ऑथर जो कि इधर इंडिया पक्तिका में ही रह रही थी, जिसकी एक कहानी भी फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था सुष्मिता बैनर्जी, वो भी कत्ल हुई कल। और उसके सारे जो तो ये एक इंतहाई डिस्टेबलाइज स्टेट जो है, यहाँ पे अमेरिकन फ़ौज या कंट्रैक्टर्स रहेंगे, ये भी कोई 50,000 या लाख के करीब, ये छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये अगर तालिबान से हाथ नहीं मिलाते और तालिबान को ये नहीं लेके आते तो ये कैसे हुकूमत यहाँ चला पाएंगे। और अगर तालिबान को ही लेके आना था तो हुजूर हमला क्यों तालिबान के खिलाफ किया था? आप मुल्ला अमर से ही हाथ मिला लेते, वो बैठे हुए थे। तो कम से कम इतना जो अब गंद पड़ गया है ये गंद तो ना पड़ता वहां पे। तो ये यहाँ आए हैं। और अभी साथ एक और कहानी दुनिया में चल रही है। कल मैंने स्टोरी आपको सीरिया की दी थी, बड़ी दिलचस्प इसमें डेवलपमेंट हुई है। G20 में जो टाकरा हुआ है यहाँ पे, खास तौर पे डेविड कैमरॉन का और प्यूटन का, वो बड़ा, डेविड कैमरॉन ने आके यहाँ कहा कि जी आप जो है ये करें, ये जंग बड़ा ज़रूरी है और हमला हमें कर देना चाहिए, हमारे पास सबूत हैं। तो उस पर जो प्यूटन का एक एड है उसने कहा कि ये एक गैर अहम सा जजीरा है जिसे अब कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इस पर ज़ाहिर है वो बड़े सीख पा हुए। बाद में उन्होंने कहा जी ये हमने बात नहीं की। अब असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि प्यूटन को गुस्सा ये है कि जो बैंदर बिन सुल्तान है, जो चीफ हैं सऊदी इंटेलिजेंस के, उन्होंने जब आके प्यूटन को कहा था कि जी आप हमारी हिमायत करें सीरिया पे हमले की, वरना जो है कि ये जो आपका वो एक सरमाई ओलंपिक हो रहा है उस पर हम गारंटी देंगे कि आप पे अटैक नहीं होगा। चेचन अटैक नहीं, गोया उनका ये कहना था कि चेचन रेबल्स को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ जो शाम के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनका नाम है जबात अल नुसरा, ये भी एक जिहादी ग्रुप है जिसे अमेरिका वहां पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। इंटरेस्टिंग लेकिन तकलीफ दे होगी क्योंकि ये हेल बेंट है कि जी हम वहां पे हमला करेंगे। और अगर वो हमला करते हैं तो जिस तरह से इराक डिस्टेबलाइज हुआ, जिस तरीके से अफगानिस्तान अब डिस्टेबलाइज है, जिसे हम भुगत रहे हैं, वही शायद सीरिया की किस्मत भी होगी। ठीक है क्लास साहब, एक छोटा सा इस पे मैं जरा ये काजी साहब की इस बात पे ये कमेंट करना चाहूंगा। रशियंस के रोल पे बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है इनका। मेरा ये ख्याल है कि ये रशियन जो हैं ये बड़ा एक स्मार्ट गेम खेल रहे हैं पूरी दुनिया में, और पर्टिकुलरली मुसलमानों को या मुसलमान ममालिक को बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करते हैं। कि जहाँ पे भी अमेरिकन या यूरोपियन प्लान करते हैं कि हमने किसी मुसलमान मुल्क को अटैक करना फॉर एनी रीजंस, मे बी वैलिड रीजंस, तो सबसे पहला जो झंडा उसमें अलमे ये बगावत बुलंद करता है वो रशिया करता है कि जनाब हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल करीब नहीं आने देंगे, किसी की जरूरत नहीं है। वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी तमाशा डाल देता है, हर जगह डालता है। और पता यह चलता है कि अंदर खाते वो टेबल के अंदर से कुछ ना कुछ अमेरिकन से डील कर लेते। किस मौके पे इन्होंने डील नहीं की? तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान में उनको अच्छी खासी एक ये नुकसान पहुंचा था, ये इन्हीं मुसलमानों की वजह से उनको फाल करा के, अगरचे नुकसान तो मुसलमानों का ही हुआ है कि आपस में रशियंस और अमेरिकन ब्लॉक लड़ रहे थे, मजे थे। हमने रशियंस को शिकस्त दिलवा के अपने लिए नुकसानात का जो बंदोबस्त किया कि पूरी दुनिया में भुगत रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे इन्होंने यहाँ अफगानिस्तान पे तो खैर उनको नहीं था एतराज। आप इराक पे देख लें, रशियंस ने यही सेम किया, लिबिया पे यही किया, इवन मिस्र से रिलेटेड स्टेप्स इनके यही थे। झंडा लेके इनकी मंडियों की लड़ाई है, ये वो रशिया की मंडियों में कब्जा करना चाहते हैं। तो रशिया जाहिर है, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ये रशियंस करते हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये कई दफा माजी में ये कर चुके हैं। अमेरिकन के साथ बैठ के टेबल पे अंडर हैंड ये टेबल पे डील करेंगे, ये इन्हीं के खून का सौदा करेंगे और अच्छी कीमत लेके ये चुप करके घर बैठ जाएंगे। इसलिए बढ़ा चढ़ा के पोजीशन करते हैं। इसलिए रशियंस बेहतरीन स्वीट रिवेंज ले रहे हैं मेरा ख्याल है इस मुस्लिम वर्ल्ड से, जो उनके साथ अफगानिस्तान में हुआ था। सही क्लास साहब, आगे बढ़ते हैं। आज यौम दिफा पाकिस्तान है, क्या हम तब्दीली देखते हैं उस वक्त के जवान और हमारी बहादुरी और हमारे जज्बे, वो दौर और आज का दौर, हम कहाँ खड़े हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया और बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की बात की जाए कि हम बात सच में ना कि हमारे फौजी तो बहुत बहादुर हैं, दिलेर हैं
हमने जिस तरह वार एंड टेरर में कुर्बानियां दी हैं आपके सामने, हमारा फौजी ही लड़ रहा है। ऊपर पे तो जो हम गेम डबल गेम्स खेल रहे हैं, गुड काप बैड काप, अफगानिस्तान के तालिबान अच्छे हैं, पाकिस्तान वाले बुरे हैं, जो काम वो वहाँ पे करते हैं वो ठीक करते हैं, हमारे तालिबान गलत करते हैं। ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने ये गेमें खेली हैं, इसकी कीमत तो हमारे फौजी ने अदा की है, जो आम एक आम पाकिस्तानी ने की है। तो लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ हमारे जो दिलेर फौजी है हमारा, जिसने एक गन के साथ बॉर्डर को जाके वो की, अपनी कमिटमेंट पे खड़ा है, भागा नहीं है, वो कहीं से उसने हथियार नहीं सरेंडर किए। अगर कहीं पे कोई लैप्सेस हुए हैं टॉप की हमारी मिलिट्री लीडरशिप से हुए होंगे, जो बड़े लेवल पे गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन हमारा फौजी आज भी है, आज भी वो लड़ रहा है। लेकिन हमारी जो लीडरशिप तकसीम रही है, पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ हमारा फौजी बाज़ हमें मिलते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, एंड दे फील वेरी मच एम्बेरेस्ड हमें मिलते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये कौम फैसले नहीं कर सकी कि हमारी ये जंग है या नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। लेकिन मुल्क का दिफा करने में इसमें कोई शक नहीं कि हमारा फौजी हो या हमारे जितने भी यहाँ पे वो रहे हैं, उन्होंने जाने भी दी हैं और लड़े भी हैं, ब्लड भी दिया इस मुल्क के लिए उन्होंने। देखिए जी, मैं तो बावर्दी मजदूर कहता हूँ उन लोगों की, जब आपने बात की इस मुल्क की बुनियाद रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। जो जाजियों की बगावत थी जो 18 फरवरी 1946 को, जिसके बाद अंग्रेजों को यकीन हो गया, यानी ये वो बगावत थी फौज में जो छोटे जवानों में नेवी में हुई थी, कि जिसके बाद मेरे ख्याल में कि जो तकसीम हिंद हुई या जो यहाँ से अंग्रेज ने जाने का फैसला किया, तो हम तो इनको हमेशा बावर्दी मजदूर कहते हैं। और उन्होंने भी अपने आखिरी जो उनका था, एक उन्होंने लिखा था, जो अब उन्होंने सरेंडर करना पड़ा, तो उन्होंने भी अपने आप को बावर्दी मजदूर और हमारे इन शहीदों की जो कुर्बानियां हैं वो हमेशा ये जिंदा दिल कौम है, हमेशा इनकी कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक मिली नगमा आपके लिए।